हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज क्लास 6 पाठ 8 पाठ का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। यानी कि कल हमने जो 7th चैप्टर रीड किया था उसमें हमने भारत की स्थिति के बारे में और उसके अंदर जो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदानी उत्तरी मैदान हैं, उन सब के बारे में हमने रीड किया। आज हम लेसन 8 में भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, यहाँ पेड़ पौधे कैसे हैं, यहाँ की कितने प्रकार के वन्य प्राणी जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आज भारत के बारे में जानकारी और ज़्यादा इकट्ठी करेंगे। ध्यान से सुनना है, समझना है। आप मौसम के बारे में हर रोज समाचार पत्रों में पढ़ते ही होंगे, न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ सुनते ही होंगे, टेलीविज़न पर भी देखते होंगे और दूसरों से इन सब के बारे में बातें करते भी होंगे। आप जानते हैं कि मौसम क्या है? मौसम सबसे पहले शब्द क्या है? इस मौसम वायुमंडल में हर रोज यानी कि दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन कहलाता है। हर रोज जो परिवर्तन होता है वायुमंडल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण यानी कि सूर्य की जो तापमान है कम है ज्यादा है उससे शामिल होता है। ठीक है, मौसम में क्या क्या शामिल होता है? तापमान, वर्षा, सूर्य। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, कभी वर्षा हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है। तो ये क्या हमारा मौसम है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने के लिए कैसे पदार्थ ढूंढेंगे? ठंडे पेय पदार्थ। आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है, कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है। इसके अलावा ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको उन्हीं वस्त्रों की के बिना ठंड लगती है। तो ऐसा हमारा सर्दी का मौसम होता है। सर्दी के मौसम में हमें ऊनी वस्त्रों की जरूरत पड़ती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं तो इस दिनों में आप गर्म चीजें जैसे चाय है, गर्म कॉफी है, ये पसंद करेंगे। गरम गरम पकोड़े चाय के साथ वो भी पसंद करेंगे। तो अब हम भारत के मौसम के बारे में देखते हैं कि कितने प्रकार के मौसम भारत में हैं। पहला है सर्दी का मौसम, दूसरा गर्मी का मौसम, वर्षा का और शरद यानी कि जब मानसून आता है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले दिसंबर से फरवरी तक ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है। दिसंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम होता है। मार्च से मई तक गर्मी। तो आपको हो गया मई जून जुलाई में तो ज्यादा गर्मी होती है। जून जुलाई हमारा मानसून का सीजन होता है जब बारिश होती है। ठीक है, तो जून से सितंबर तक जो मानसून होता है। अक्टूबर नवंबर ना सर्दी होती है ना ठंड होती है। तो इसमें लौटते हुए मानसून हम कह सकते हैं या पतझड़ का जो सीजन होता है उसको हम कह सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ बात करेंगे शरद ऋतु की। सर्दियों की ठंडे मौसम में सूर्य की सीधे किरणें नहीं होती हैं क्योंकि हमारी जो पृथ्वी मूवमेंट करती है तो हमारी पृथ्वी का जो सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। तो जिसके कारण जो झुकी हुई है उससे सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे एरिया पर ना पड़ने की दूसरे एरिया पर पड़ती हैं। तो इससे हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है। ठीक है, भारत का तापमान ठंडा हो जाता है सर्दियों में। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तो जो हमारी अर्थ घूमती रहती है पूरा साल सूर्य के चारों तरफ, तो उसकी जो घूमने की स्थिति है उसमें बदलाव आते रहते हैं। तो उसके कारण ही जो ऋतु है उसमें बदलाव आता है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं जिसको हम लू कहते हैं। यानी कि जब गर्मियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा तो ये गर्म लू चलती हैं। नेक्स्ट जैसे अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें क्या दिखाया गया है, सूर्य का तापमान है, ये सीजन के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। यहाँ पर गर्मी है, गर्मी के सीजन के अकॉर्डिंग दिखाए गए हैं। ये सर्दी के सीजन के अकॉर्डिंग, ये बरसात के सीजन के अकॉर्डिंग। तो इसमें यही दिखाया गया है कि हमारे देश के कई भागों में लोग फलों के ठंडे पेय पीते हैं गर्मी में, शरबत जिसको कहते हैं, प्यास बुझाने के लिए, लू से बचने के लिए। तो कभी आम, कभी नींबू, कभी इमली, तरबूज, दही का शरबत पीते हैं, कभी छाछ मट्ठा ये लेते हैं। तो ये गर्मी के सीजन के लिए है। गर्मी के बाद जो पहली वर्षा होती है उसका खूब आनंद लेते हैं। सभी भाषाओं में वर्षा के गीत अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार वर्षा के दो गानों को देखेंगे आपको अच्छे से, आपको जो लगते हैं। तो वर्षा पर कविताएं भी लिख सकते हैं आप अपने मित्रों के साथ। अब यहाँ देखते हैं वर्षा के अलग अलग भाषा में क्या है। हिंदी में वर्षा बोलते हैं, उर्दू में बारिश बोलते हैं, मराठी में पाउस बोलते हैं, बंगाली में वर्षा बोलते हैं। तो ये याद करने की बात है बेटे। थर्ड सीजन जो आता है, मौसम आता है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, वर्षा का मौसम। यानी कि जो हमारा मानसून चलता है वो किस साइड से चलता है? ये जैसे इंडिया के नीचे की साउथ की, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इधर से जो वेस्ट है और ये इधर से चलता है मानसून।
इधर से जो अरब अरब सागर है, यहाँ से मानसून चलता है इधर से। तो ये साउथ और वेस्ट से, यानी कि दक्षिण और पश्चिम से मानसून आगे बढ़ता है। ये जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से सथल की ओर चलती हैं, यानी कि जो जलीय भाग है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, वहां से सथल जो लैंड एरिया है उसकी तरफ जाती हैं और नमी ले जाती हैं, क्योंकि पानी की तरफ से हवाएं जाएंगी तो उनके साथ क्या जाएगी, नमी जाएगी। ये पवन जब पहाड़ों से टकराती हैं तो वहां पर वर्षा कर देती हैं। अब हम मानसून लौटने का जो वापिस आती हैं, तो ये मानसून स्टार्टिंग होता है जून के आसपास, जून के फर्स्ट वीक में भी, और ये सितंबर तक आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन सितंबर के बाद ये वापिस आना शुरू कर देता है, जिसको हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो इस समय पवन सथल भागों से वापिस जब लौटती है सितंबर के बाद, जो लैंड एरिया है भारत का उनकी तरफ से वापिस आना शुरू कर देती हैं। किसकी तरफ, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की तरफ, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की तरफ वापिस आना शुरू कर देती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून। भारत के दक्षिणी भागों में जब मानसून वापिस लौटता है, विशेषकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इसी मौसम में ज्यादा वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों से मापी गई मौसम की औसत दशा को हम क्या कहते हैं, जलवायु। यानी कि जैसे मौसम होता है हर रोज का बदलाव होना, लेकिन जलवायु जैसे कुछ महीनों का, जैसे सर्दियां 2-3 महीने सर्दियां रहती हैं, फिर गर्मियां रहती हैं, तो इसको बोलते हैं जलवायु। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी होती है, मानसूनी जलवायु होती है। ये मानसून जो वर्ड है वो कैसी भाषा का, किस भाषा का है, अरबी भाषा। अरबी भाषा किस वर्ड से लिया गया है, मौसम से, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम होता है। तो भारत की स्थिति उष्ण कटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। उष्ण कटिबंधीय आप क्या कहोगे, क्या होता है? आप जैसे आपका ये अर्थ का पार्ट है, अर्थ की स्थिति कह सकते हैं, ये इक्वेटर लाइन है, और इक्वेटर लाइन से ये ऊपर एक लाइन, ऐसे लाइन है हमारी, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो इनको समझने के लिए जो इक्वेटर लाइन है वो 0 डिग्री पर है, जो कर्क रेखा वो 23 डिग्री 1.5 नॉर्थ में ये कर्क रेखा है। ऐसे ही 23.5 साउथ में मकर रेखा है। तो हमारी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर है, जो 66.5 और 23, जो 23 रेखा है, लाइन है, ये कर्क रेखा है, भारत के बीच से होकर गुजरती है। तो हमारा उष्ण कटिबंधीय, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो भारत की स्थिति उष्ण कटिबंधीय में है। तो भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर है। हमारे यहाँ जो खेती करते हैं वो ज्यादातर किस पर डिपेंड होती है, रेन पर डिपेंड होती है। अच्छे मानसून का मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में वर्षा का होना और फसलों का अच्छा उत्पादन होना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि भारत की जलवायु है वो किससे प्रभावित होती है। भारत की जो जलवायु की स्थिति ऊंचाई, समुद्र से दूरी और ऊंचावच पर निर्भर करती है, यानी कि जो ऊंचा है, गहरा है या ज्यादा नीचा स्थान है, तो उस पर जलवायु डिपेंड करती है। हमें भारत की जलवायु में अलग अलग एरिया में अलग अलग पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। राजस्थान में मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर में ज्यादा गर्म स्थान है और वहां पर वर्षा न के बराबर होती है, जबकि जम्मू कश्मीर है, जो द्रास है या कारगिल है, ये बहुत ही ठंडे स्थान है। तो एक भारत के अंदर ही 2 प्रकार की जलवायु पर देखने को मिलती है, पाई जाती है। जैसे राजस्थान में ज्यादा गर्मी का होना, कौन से एरिया, जैसलमेर और बीकानेर। जम्मू कश्मीर का जो द्रास और कारगिल है वो बिल्कुल बर्फीली ठंड पड़ती है वहां पर। जो तटीय क्षेत्र हैं जैसे मुंबई है, कोलकाता, वहां की जलवायु मिडल होती है, बीच की होती है, ना अधिक गर्म होती है ना अधिक ठंडे होते हैं। समुद्री तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत ही आर्द्र होते हैं, नमी वाले होते हैं। विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मेघालय में एक जगह है, मौसिनराम, सबसे ज्यादा बारिश होती है। किसी किसी वर्ष और राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती नहीं है। तो भारत के अंदर ये देखिए कि अलग अलग स्थानों की स्थिति अलग अलग होने के कारण वहां की जलवायु भी अलग है। अब हम यहाँ देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो बिना किसी मानव के या मनुष्य की मदद के बिना ही अपने आप ग्रो होती है, अपने आप ही उगती है। तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप पेड़ पौधे देखते हैं, हरे घास के मैदान देखते हैं जिनमें हमें खेलना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें हम झाड़ी कहते हैं, और कुछ जैसे कैक्टस के हैं, फूलों वाले पौधे भी हैं। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे भी पेड़ होते हैं, उनमें से कुछ बहुत जिसकी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, पत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे नीम है, आम के पेड़ हैं, और आपने पीपल के पेड़ भी देखे होंगे, बरगद के पेड़ भी देखे होंगे। तो ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। पत्तियों की मात्रा बहुत अधिक होती है और नारियल का जो है उसमें कम होती है मात्रा।
घास, झाड़ियाँ, पौधे बिना मनुष्य की सहायता से जो अपने आप उगते हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है? क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो एक दूसरे से अलग क्यों हैं? ये अलग अलग होने का रीजन है बेटा जलवायु का। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां अलग अलग जलवायु में पाई जाती हैं। वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी कि वर्षा पर ही डिपेंड करती है ज्यादातर वनस्पतियां। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत के अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? यानी पेड़ों की ज़रूरत क्यों है? पेड़ों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो पेड़ हमें क्या-क्या देते हैं, इसको हम ध्यान से समझेंगे। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, ये अलग-अलग कार्य करते हैं। पेड़-पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हमें मनुष्य अब साँस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जो पेड़-पौधे होते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जैसे अब ये पेड़ है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ रहा है और किसको ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है। मनुष्य क्या करता है? जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है? ये ऑक्सीजन को ले रहा है और क्या छोड़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो हम एक दूसरे पर, पेड़ पौधों पर क्या है? इंटरडिपेंड है, बिल्कुल एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है? पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, मिट्टी के अपरदन को, यानी कि मिट्टी के बहाव को रोकती हैं, पानी के साथ, हवा के साथ बहने से रोकती हैं। अब वनों से हमें ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, शहद, गोंद, लाख, बहुत सारी चीजें हमें पेड़ों से ही मिलती हैं। वन जीव हम वो प्राकृतिक निवास स्थान है, यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ अलग अलग वन्य जीव यानी कि वनों में रहने वाले जीव मिलते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में वनस्पतियां समाप्त होती जा रही हैं। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड को पूरा करने के लिए पेड़ों को ज्यादा मात्रा में काटा जा रहा है। हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम पेड़ काट भी रहे तो उनकी काटने के बाद दूसरे पेड़ हमें ज्यादा लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए कि जैसे आज की जो सिचुएशन चल रही है एट प्रेजेंट, जो कोरोना की सिस्टम है कि ऑक्सीजन के लिए कमी के कारण लोग मरते जा रहे हैं। अगर इसी तरह से हम पेड़ों को काटते गए और पेड़ों की संख्या कम होती चली गई तो आने वाले टाइम में ये समस्या कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए लोगों को पेड़ों के महत्व को बताना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कुछ खास आयोजन करके, वन महोत्सव करके या पेड़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके, तो इस प्रकार हम पृथ्वी को दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं और जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है पेड़ पौधे। तो जैसे इसमें दिखाया गया है, एक लड़की है लीला, जिसके माता पिता उसके जन्म पर ही एक नीम का पेड़ लगाया गया था और उसको पानी दिया देते रहे, हर उसमें उसकी सुरक्षा करते रहे। अब जैसे लीला 20 से वर्ष की हुई और उसके हर जन्मदिन पर पेड़ लगाते थे, तो 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों तरफ खड़े हैं। अब चिड़ियां हैं, घोंसला बना रही हैं, फूल खिलते हैं चारों तरफ, तितलियां मंडरा रही हैं, तो कितना अच्छा जो वहाँ का वातावरण है कितना अच्छा हो जाता है। तो ये देखेंगे हम पेड़ों से मिलने वाली चीजें जो मनुष्य की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं पेड़। सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन ही देखो, ये जो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन जरूरी है वो इनसे मिलती है। शहद मिलता है, फल मिलते हैं, गोंद, लाख, वन्य जीवों के लिए जो रहने का स्थान है, प्राकृतिक निवास है, इमारती लकड़ी, जैसे हम घर की खिड़की दरवाजे लकड़ी के बनाते हैं। रबड़ मिलती है, मिट्टी को बांध कर रखती है, मिट्टी को बह नहीं देती। जो जड़ होती है पेड़ की, ये मिट्टी को बहने नहीं देती। फर्नीचर है, ये जो खेल के सामान है, ये ईंधन के रूप में है, पशुओं के लिए चारा है, झोपड़ियां वगैरह बनाने के लिए, दवाइयों के लिए, देखो कितनी सारी जरूरतें हैं जो हमारे पेड़ों से पूरी हो रही हैं। अब वन्य प्राणी क्या है, ध्यान से देखो। जो जीव जंतु हैं, वन जो विभिन्न प्रकार के वन्य जीव हैं उनका निवास स्थान है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में अलग अलग प्रकार के सरीसृप सरीसृप होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप है, छिपकली वगैरह है। उभयचर है, पक्षी है, स्तनधारी है, कीट है, कृमि है। सब किस पर डिपेंड है बेटा? पेड़ों पर डिपेंड है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ये सारे जीव जंतु का निवास स्थान नहीं बचेगा। तो अब हम यहाँ हमारे जो मेन पशु है उनके बारे में देखते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, सॉरी पशु है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात का गिर जो वन है वो एशियाई शेरों का निवास स्थान है। गुजरात का गिर के जो वन है, फॉरेस्ट है, वो एशिया के सबसे ज्यादा शेर यहाँ पाए जाते हैं। हाथी, एक सींग वाला गैंडा, असम के जंगलों में। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक सींग वाला गैंडा ज्यादा मात्रा में कहाँ मिलता है? असम के जंगल में। हाथी केरल और कर्नाटक में मिलते हैं। ऊंट भारत का रेगिस्तान जैसे जो राजस्थान में है। जंगली गधा कच्छ के रण में। जंगली बकरी, हिम तेंदुए, भालू इत्यादि हिमालय का जो एरिया वहाँ पाए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त दूसरे जानवर बंदर है, सियार है, भेड़िया है, नीलगाय है, चीतल है, ये सब हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हम पक्षियों की बात करेंगे, ये थे पक्षियों की। अब पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत में तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख, ये बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं। और सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान बनाए गए हैं। बहुत सारे पक्षियों का उनका प्राकृतिक निवास स्थान प्रदान करने के लिए, शिकारियों से उनकी रक्षा करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि आपके कोई भी जो क्षेत्र में कोई 5 पक्षी जिनको आप अच्छी तरह से जानकारी है, उन पक्षियों के नाम यहाँ पर बता सकते हैं। भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कोबरा और क्रैत इनमें से मुख्य हैं। वनों के कटने से और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले जो वन्य जीव हैं, वो प्रजातियां हैं, तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां समाप्त होती जा रही हैं। बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क बनाए गए हैं, पशु विहार बनाए गए हैं, जीव मंडल बनाए गए हैं। तो अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में ये नेशनल पार्क, पशु विहार बनाए गए हैं। ठीक है। सरकार ने हाथियों, बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना बनाई गई थी। इन परियोजनाओं को शुरू किया था ताकि ज़्यादा से जो पशु हैं हमारे, जो खत्म होते जा रहे हैं, उनको बचाया जा सके, उनको सेफ रखा जा सके। जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे वन्य जीव हैं। कई बार आप जो टीवी पर भी आप देखते होंगे और आपको इनकी जानकारी होगी। ठीक है। आगे हम देखते हैं, आप वन्य जीवों को संरक्षण के लिए आप अपना अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों के, जैसे हड्डी है, सींग है, पंख है, एवं के पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। आप जो जंगली जीव जंतु हैं, उनके शरीर से बनने वाले सामान को खरीदना बंद कर दें। प्रत्येक वर्ष हम अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मानते हैं, त्योहार मनाते, ताकि हम वन्य जीवों को बचा सकें। वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता लाई जा सके। जैसे यहाँ दे रखे हैं कि कैसे ज़्यादा मात्रा में, ये सारा न्यूज़पेपर की कटिंग है कि शिकारों के द्वारा कितने बाघों को मारा जा सका है, अपने अनैतिक तरीके से, अनुचित तरीके से जंगली जानवरों को मारा जा रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा पाठ 8 6th क्लास के। ये आपके 6th क्लास की ज्योग्राफी के कंप्लीट लेसन हुए। उम्मीद है आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा लेसन का। ओके, थैंक यू।